जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। इस समय हम कोरोना संकट के कारण अपने अपने घरों में, लॉकडाउन में घरों तक सीमित हो गए हैं और इस दौरान न केवल हमारे मन में एक भय का वातावरण है, लोग चिंतित हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, किस प्रकार से इस बीमारी से लड़ी जाए, किस तरीके से इस बीमारी को समाप्त किया जाए, हमारी, आपकी और समाज की क्या भूमिका हो। इन सारे मुद्दों पर लोगों के मन में बहुत सारे मंथन चल रहे हैं। इसमें लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि कैसे वो अपने को व्यस्त रखें, अपना शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य कैसे बनाए रखें। इन्हीं सभी मुद्दों पे बातचीत हम कर रहे हैं। आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर और साथ ही साथ पूर्व में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हर्ष कुमार सिन्हा से। हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। ये जो स्थिति बनी है, जिस तरीके से पूरा विश्व 4-5 महीने में ऐसा लगा कि एक ऐसी महामारी की तरफ बढ़ गया है जिससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। ये महामारी कोरोना नाम की जो बीमारी है, इसका ना कोई इलाज है, ना कोई टीका है। लोग बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं और उनके सामने अपने भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। आप इस कोरोना संकट को किस दृष्टि से देखते हैं? एवेंजर्स सीरीज की जो हालिया फिल्म आई थी एंड गेम, तो उसमें एक जगह खलनायक कहता है कि पृथ्वी स्थगित है जी, और लगभग वैसी स्थितियां हम लोग देख रहे हैं। पृथ्वी सचमुच स्थगित है और लंबे समय से मूवमेंट्स रुके हुए हैं। सिवाय सरकारी और चिकित्सा एजेंसीज के सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। ये एक अभूतपूर्व स्थिति है जिसको पहले हमने या मानवता ने नहीं देखा था, या कम से कम ऐसे लोग जिन्होंने एक शताब्दी के भीतर भीतर का इतिहास पढ़ा होगा, उन्होंने ऐसी स्थितियों के बारे में नहीं देखा है, नहीं सुना है। ये एक अभूतपूर्व स्थिति है जिससे न सिर्फ लोगों का स्वास्थ्य बल्कि सरकारों का स्वास्थ्य और सरकारों की सेहत, सरकारों की आर्थिक सेहत, ये सब एक झटके में प्रभावित हो गया है। जी जी। तो ये एक अभूतपूर्व स्थिति है और शायद मानव सभ्यता के लिए एक ऐसा मौका भी जिसमें कि वो इस बात को प्रमाणित करे कि किसी भी संकट का वो सामना कर सकती है और संकटों से जूझने की उसके भीतर एक अंतर्निहित क्षमता है। जी 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 जी। क्या इस संकट को, आपने जैसा बताया कि अगर मानव का इतिहास देखा जाए, 100 साल पहले कुछ इसी तरह की एक स्पेनिश फ्लू की जो महामारी आई थी, जिसमें कहते हैं कि लगभग कई करोड़ लोग, 3 से 4 करोड़ लोग मारे गए थे, उसके शिकार हुए थे। हालांकि अब बहुत स्थितियां बदल गई हैं, चिकित्सा विज्ञान बहुत विकसित हो गया है, लोगों की सहन शक्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन फिर वही बात आती है कि सहन शक्ति बढ़ी है, लेकिन हमारी जो पर्यावरणीय स्थितियां हैं वो बहुत खराब हुई हैं। ऐसे में मनुष्य की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुई है।
तो क्या कहेंगे आप कि इस संकट को क्या इससे भी पार पा लेगा मनुष्य? ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि पहले भी महामारियों का इतिहास रहा है, और जैसा इधर बीच में बहुत सारी सूचनाएं आई कि तकरीबन 100 साल पर मनुष्यता को और मानवता को इस तरह के संकट का सामना करना पड़ता रहा है। जी जी। लेकिन ये परिस्थिति थोड़ी भिन्न है। पहले जो भी महामारी होती थी उसका भौगोलिक तौर पर एक क्षेत्र विशेष पर या कुछ क्षेत्र विशेष में असर रहता था। हमने भारत में भी प्लेग का या समय समय पर और दूसरे यक्ष्मा के इस तरह के हमले देखे हैं, दुनिया भर में भी देखे हैं, सार्स जैसी चीजों को देखा है, लेकिन स्वाइन फ्लू को देखा है, लेकिन उनका एक एरिया स्पेसिफिक इम्पैक्ट रहा है। ये पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं, जो कि जिस तरह से वैश्वीकरण में हर चीज एक ही समय में इस ग्लोब के किसी भी हिस्से में पहुंच जाती है, चाहे वो हमारा विचार हो या किसी कंपनी का उत्पाद हो। इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में उसका संचरण बहुत तेज है। ये बीमारी भी ग्लोबलाइजेशन के एज में आई है, और इसीलिए इसने भी इस तरह का एक सार्वदेशिक संचरण कर लिया है। ये अपने आप में एक अलग बात है जी। दूसरी बात ये कि जो आपने प्रश्न किया कि क्या मनुष्यता वाकई इस हमले का सामना कर पाएगी, जी जी, मैं बहुत आशावादी हूँ, और मैं मानता हूँ कि हमारी सभ्यता का इतिहास पत्थरों को रगड़कर आग पैदा करने से लेकर मंगल और चंद्रमा पर पहुंचने तक का रहा है। हमारे भीतर अकूत क्षमताएं रही हैं, और इस बीमारी का भी जिस तरह से हमने लगातार सामना किया है, वो एक विश्वास दिलाने वाली चीज है। बहुत सारे देशों ने बहुत अच्छा किया है। जी जी जी। तो हम लोगों को आशावादी होना ही चाहिए। जी जी। और एक ऐसे समय में जबकि हम एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं, भय का कोई स्थान नहीं है। हमको इस अदृश्य शत्रु से और उसके द्वारा पैदा की जाने वाली चुनौती से जूझना ही होगा। रास्ता वहीं से निकलेगा। जी 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 जी, जी। सर, एक दूसरे एंगल से हम इसको देखने का प्रयास करें। अब तक की जो महामारियां रहीं, वो या तो पर्यावरणीय समस्याओं के कारण या मनुष्य के अंदर की जो भी बायोलॉजिकल दशाएं रहीं, उसके कारण ऐसे महामारियां उत्पन्न हुई। लेकिन इस बार की जो ये स्थिति दिखाई पड़ रही है कोविड-19 को लेकर, चूंकि आप रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, रक्षा अध्ययन में आप रत रहे हैं, एक दूसरे एंगल से भी लोगों ने इस पर विचार किया है। ऐसा तो नहीं कि ये कहीं बायोलॉजिकल वेपन के रूप में सामने आया है ये वायरस, और कुछ देश जिन्होंने इसको अपनी प्रभुता को बढ़ाने के लिए, प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए, महाशक्ति बनने के लिए इसको इजाद किया हो और गलती से ये बाहर आ गई हो। आप इस दृष्टि से अगर देखें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इस प्रकार की जो भी शंकाएं व्यक्त की गई हैं, उनको आप एक झटके में खारिज तो नहीं कर सकते। हालांकि इस बात को लेकर आरोप के साथ साथ प्रत्यारोप भी हमारे सामने आते रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज के बारे में निर्णय करने के लिए जो तार्किक आधार होते हैं, इस पूरे प्रसंग में कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो ये शंका पैदा करती हैं। इस महामारी का ट्रिगर टाइम, यानी इसके संक्रमण का समय, ये वो समय है जबकि दुनिया भर में सर्वोच्च शक्ति की होड़ में लगे अमेरिका और चीन के बीच का ट्रेड वार बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गया था। जी जी। एक ऐसे समय में जबकि अमेरिका द्वारा जो प्रशुल्क जो चीन के सामानों पर उसने जो टैक्सेशन किया था, इसके चलते चीन को एक भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। एक ऐसे समय में कि पूरी दुनिया में चीन अपने लिए ट्रेड सिल्क रूट की गुंजाइश खोज रहा था, और हेल्थ सिल्क रूट जैसे स्थितियों में वो पहुंच गया है। यूरोप, जिसने कि बहुत सारे आरोप लगाए हैं चीन पर अमेरिका के साथ में, उन यूरोपीय देशों को भी बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट और पीपीई किट पहुंचा रहा है। जी जी जी। तो ये सर्वोच्चता की लड़ाई का एक बहुत कठिन दौर था, और इसलिए कई लोग इसका ट्रिगर टाइम को उसके साथ जोड़कर देखते हैं, जिसको एक झटके में हम लोग निर्मूल नहीं कर सकते। दूसरी बात, बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक सच्चाई है जिसकी एक लंबी हिस्ट्री रही है। हम ये जानते हैं कि बहुत पुराने जमाने से यहाँ तक कि आपको हिस्ट्री ऑफ वॉर्स में इस बात का जिक्र मिलता है कि चंगेज खान के जमाने में भी सेनाएं किसी इलाके की तरफ कूच करने से पहले वहां के सार्वजनिक जलाशयों, सार्वजनिक कुओं के पास चेचक से पीड़ित या हैजा से पीड़ित होकर मर चुके व्यक्ति के वस्त्र वहां पर ऐसे ही छोड़ दिए जाते थे। जी जी। हमले से पहले, ताकि वहां उन जलाशयों का इस्तेमाल करने वाले, कुओं का इस्तेमाल करने वाले लोग उन कपड़ों का इस्तेमाल करें और ये संक्रमण फैले। जी। वहां से लेकर हम लोगों ने एंथ्रेक्स तक के बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं जिससे बायोलॉजिकल वॉरफेयर की मौजूदगी और देशों द्वारा उसका इस्तेमाल
ये कोई अनहोनी बात नहीं है। जी जिस तरह से कोरोना ने कुछ लक्ष्य हासिल किए हैं, जैसे एक सुप्रीम पावर के रूप में अमेरिका की छवि का ध्वस्त हो जाना, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, अगर हम इन लक्ष्यों को इस नजरिए से देखें तो हम ऐसी किसी कल्पना, ऐसी किसी आरोप को एक झटके में खारिज नहीं कर पाते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि होना अभी बाकी है। जी जी जी। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे और इसमें जो भी निदान निकले, जो भी इसके विषय में जो भी तथ्य सामने आए, लेकिन मानवता का अहित तो हो ही चुका है। लगभग 40 से 50 लाख लोग संक्रमित हो गए हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। क्या विकसित, क्या विकासशील, अभी तो उम्मीद की जा रही है कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश जब इसकी चपेट में आएंगे और वहां अगर महामारी फैल गई तो बहुत बड़ी संख्या में मानवता समाप्त होगी। तो ऐसे में ये प्रश्न अपनी आर्थिक महाशक्ति बनने का या सुपर पावर बनने का, जिनके भी दिमाग में ये आई हो बात, लेकिन ये माध्यम, ये जो रास्ता चुना गया अपने प्रभुत्व को दर्शाने का, ये कहाँ तक उचित लगता है आपको? दरअसल एक बहुत पुरानी कहावत है कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है और हम लोगों को इन सारी चीजों को उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जी 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 सर, ठीक है, अगर हम उसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो फिर हमें देखना ही होगा, लेकिन इसका सामना करने की जो नीति अपनाई गई है भारत जैसे विकासशील देश में, हालांकि बहुत सारे प्रयास रहे हैं जिससे कि हमें कुछ सकारात्मक भी दिखाई पड़ता है कि जहां विकसित देशों की जो संख्या रही मरने वालों की या प्रभावित होने वाले, उनकी तुलना में हमारा देश बहुत हद तक इसको नियंत्रित करने में सफल रहा है। तो आप जो जिस स्ट्रेटेजी को बनाकर इसका सामना किया जा रहा है उसको आप कितना सफल मानते हैं? मैं बिना किसी हिचक के ये कह सकता हूं कि हमारे देश ने संभव संसाधनों के साथ और उपलब्ध स्थितियों में सर्वश्रेष्ठ काम किया। दो बातें हम लोगों को समझने और सोचने की जरूरत है ऐसे किसी भी मूल्यांकन के पहले। जी जी। हमने पूरी दुनिया के सबसे अच्छे स्वास्थ्य तंत्र वाले देशों में इस बीमारी की मार देखी है। हमने सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं को गिरते हुए देखा है। हमने सबसे ज्यादा सभ्य कही जाने वाली और चिकित्सा की दृष्टि से सबसे ज्यादा बेहतर सुविधाओं से लैस देशों में इसकी महामारी का प्रसार देखा है। अगर इस आलोक में हम अपने यहाँ को देखते हैं जहां पर की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जी जी आपकी सूचनाओं, आपके सीधे नियंत्रण या किसी भी कानून के अनुपालन, इसकी परिधि से कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बाहर हैं लोग। दूसरी बात यह कि जहां पर इफेक्टिव तरीके से आप सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में भी जिस तरह से भारत में प्रभावशाली ढंग से लॉकडाउन लागू किए गए, जिस तरह से लॉकडाउन के साथ ही इसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर किया गया और जिस तरह से मजदूरों या कामगारों के आर्थिक हितों को या नौकरी पेशा लोगों के आर्थिक हितों को, पेंशनधारियों के आर्थिक हितों को सुरक्षित किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसको अगर हम दूसरे देशों के तुलना करके अगर समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि शायद बेस्ट तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। जी 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 जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरफ मैं इशारा कर रहा था कि लॉकडाउन के आंशिक रूप से हल्का होने या न होने की दशा में भी जिस तरह से लोग मूव कर रहे हैं, जिस तरह से लॉकडाउन के सभी निर्देशों का सही पालन कुछ हिस्सों में या कुछ इलाकों में नहीं हो पाया है, ये समस्या को बढ़ाने वाला है। जी। दो बातें हम लोगों को बहुत ठीक से समझ लेनी चाहिए, जो सरकार भी बार बार कह रही है कि हालांकि हमने लॉकडाउन के चलते इस महामारी के प्रसार को काफी हद तक रोका, इस बीच में इस पूरी अवधि में हमने अपने आप को इस लड़ाई से और इस लड़ाई के लिए जरूरी हथियारों से लैस भी कर लिया है। जी जी। लेकिन चूंकि हमारा सामना एक अदृश्य शत्रु से है तो इसमें हमारा अपना संयम, हमारा अपना नियंत्रण, हमारा अपना सावधानी, ये बहुत जरूरी है। और अगले 2-3 महीनों तक लॉकडाउन से अलग हम लोगों को इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी, पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। लॉकडाउन अंतिम विकल्प नहीं हो सकता, जी जी। खास तौर पर एक ऐसे देश में जहां पर की अर्थव्यवस्था दैनिक तौर पर भी अपने लोगों को या सरकारों को समृद्ध करती है। जी जी। तो ये जरूरी है कि लॉकडाउन आंशिक रूप से लाजमी ही है कि वो खुलेगा, खोलना ही पड़ेगा और धीरे धीरे हम लोग ये देख भी रहे हैं। जी 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 जी। लेकिन हमारी अपनी सावधानियां हर दिन, खास तौर पर लॉकडाउन बढ़ने के बाद से और मजबूत ढंग से हमको लागू करनी पड़ेगी, तभी हम इस लड़ाई से अपने आप को बचा पाएंगे। जी 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 बिल्कुल। और इसी बीच जो सूचना मिली है कि नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्य
कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, वो दिखाता है कि वो अगर हम अपने डिसिप्लिन को और अपने आप को निर्देशों के अनुरूप अगर ढाल के अपनी जीवन शैली अपनाएं या अपने को बचाने का प्रयास करें तो निश्चित है कि हम इसका सामना कर सकेंगे, सफल होंगे। प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा से हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। आइए सुनते हैं नियामत अली और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। राम ही राम रटन लगी जिभिया हो, राम ही राम रटन लगे जिभिया हो, राम ही राम रटन लगे जिभिया हो, राम ही राम रटन लगे जिभिया हो, रटन लगे जिभिया, रटन लगे जिभिया, राम ही राम रटन लगे जिभिया हो, राम ही राम रटन लगे जिभिया हो। गुणवा का है हम तीरथ करबै हो, गुणवा का है हम तीरथ करबै हो, हथवा का है हम करबै दान, रटन लगे जिभिया हो, राम ही राम रटन लगे जिभिया हो, राम ही राम रटन लगे जिभिया हो। गुणवा का है हम तीरथ करबै हो, गुणवा का है हम तीरथ करबै हो, हथवा का है हम करबै दान, रटन लगे जिभिया हो, राम ही राम रटन लगे जिभिया हो, राम ही राम रटन लगे जिभिया हो, राम ही राम रटन लगे जिभिया हो। अखिया का है हम दर्शन करबै हो, अखिया का है हम दर्शन करबै हो, कनवा का है हम सुनबै पुराण, रटन लगे जिभिया हो, राम ही राम रटन लगे जिभिया हो, राम ही राम रटन लगे अभी आप नियामत अली और साथियों से ये लोकगीत सुन रहे थे। अब आइए प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा से की गई बातचीत का शेष भाग सुनते हैं। सर, लॉकडाउन की बात चल रही है तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग घरों में रह रहे हैं और कम से कम निकलने का प्रयास कर रहे हैं बाहर, बहुत ज़रूरी हो तभी निकल रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष इसका आता है कि लोग घरों में बैठे बैठे ऊब भी गए हैं। अगर लंबी अवधि 50 दिन अगर किसी को घर में बैठा दिया जाए और वो भी जो रोज़ काम करने के लिए बाहर निकलने वाला व्यक्ति हो और उसे इतने लंबे समय तक घर में रखा जाए तो उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी परेशान करने वाली हो जाती है। आप भी जो कि विश्वविद्यालयी शिक्षा से जुड़े रहे हैं, आपको भी रोज विश्वविद्यालय जाने की आदत होगी और हित मित्रों से मिलने की आपकी आदत होगी, लेकिन आपने इसका सामना किया है और आपके साथियों ने भी किया है। तो आपकी क्या दिनचर्या रही, आपने किस प्रकार से इस लॉकडाउन का सामना किया? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। शुरुआती को हम लोग लॉकडाउन 1 कह सकते हैं। उसमें तो भय के चलते, और एक जो बड़ा भय था उन दिनों में जब हम रोग के बारे में थोड़ा कम जानते थे, उससे लड़ने के तरीकों के बारे में कम जानते थे, तो लोगों ने स्वभावतः अपने आप को अपने घरों की चौहद्दी तक या घरों की सीमा में रखा। जी जी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे लोगों की दिलचस्पी और लोगों का मन बाहर जाने के लिए होने लगा। चूंकि ये अभूतपूर्व स्थितियां हैं, इसलिए हम लोगों को किसी न किसी तरह से अपने आप को व्यस्त तो रखना ही है। और इस व्यस्त रखने के उपाय
जिनको आप घरों में रह के कर सकते हैं, वो यही है कि आप अपने परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताएं। जी। ऐसा क्वालिटी टाइम जो आपने वर्षों से अपनी व्यस्तता के चलते नहीं गुजारा। आप बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, अपने माता पिता के साथ बैठ सकते हैं और उनसे कुछ बातें कर सकते हैं। जी जी। दूसरा, जो आप बहुत दिनों से अपने शौक जिनको आप स्थगित रखे हुए हैं अपनी व्यस्तताओं के चलते, जैसे आप चाहते थे कि आप ऑनलाइन पियानो बजाना सीख जाएं, हाँ हाँ हाँ। आप चाहते थे कि हम किसी वाद्य यंत्र पर अभ्यास कर लें, जी जी। आप चाहते थे कि आपके मन में कोई उपन्यास घूम रहा था, कोई कहानी घूम रही थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, हाँ हाँ हाँ। कोई ऐसी किताब जो बरसों से घुमड़ रही थी जिसको आप पढ़ नहीं पा रहे थे। जी जी। सच पूछिए तो ऐसे हजार विकल्प हैं जिनके लिए ऐसे ऐसे दसियों लॉकडाउन नाकाफी हैं। हाँ हाँ हाँ। हम उन सपनों को पूरा कर सकते। तो ये एक तरह से बाध्यकारी समय में भी हमारे लिए एक सुखकर विकल्प है, जी 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 जी, अवसर है ये हमारे लिए। अवसर है हमारे जी लिए, जी जी। क्योंकि इन सब चीजों का अंत नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस लॉकडाउन में जबकि सब कुछ लॉक है, हाँ हाँ। आबादी के एक बड़े हिस्से के पास स्मार्टफोन है जी जो दुनिया के हजार रास्ते खोलता है, दुनिया के हजारों राजमार्ग पर आपकी निर्बाध चहलकदमी के अवसर पैदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप वहां घूम सकते हैं, वहां जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। हजारों ऐसे कोर्सेज इस समय ऑफर किए गए हैं अच्छे अच्छे संस्थानों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान ने निःशुल्क कई पाठ्यक्रम कर दिए। जी जी जी। तो जिन लोगों की दिलचस्पी है पढ़ने में, जिन लोगों की दिलचस्पी है कला और संगीत में, जिन लोगों की दिलचस्पी है साहित्य में, जिन लोगों की दिलचस्पी है कुकिंग में या पर्यटन में, जी जी। उनके लिए सच पूछिए तो समय बहुत ज्यादा है और वो अपने शौक का इस्तेमाल कर सकते सर आपने कौन से शौक पूरे किए इस लॉकडाउन की अवधि में? हैं। एक तो मैंने अपने विषय से संबंधित एक कॉन्फ्लिक्ट एंड मीडिया मेरा विषय है, जी जी। युद्धों और संघर्षों में मीडिया की क्या भूमिका रही है। तो ये अपेक्षाकृत नया विषय है और इस पर कोई साहित्य एक संकलित रूप में नहीं है। जी तो जी। ये किताब की योजना और उस पर काम पिछले 1.5 वर्षों से चल रहा था, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जो लॉकडाउन 1 से 2 के बीच में पूरी हो गई। जी जी जी। ये एक बहुत बधाई आपको। अच्छा, शुक्रिया। जी जी। दूसरा, इस अवधि में मैंने अपने बुक शेल्फ में रखी पहले से खरीदी गई कुछ किताबें जो मैं पढ़ नहीं पा रहा था, और उसको पढ़ा। उसमें कुछ माइथोलॉजिकल भी किताबें थी और एक किताब का खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। मैं हमेशा ये मानता था कि वेदों या उपनिषदों के बारे में मेरी अपनी व्यक्तिगत तौर पर जानकारी बहुत कम है। जी। तो एक पतली सी लेकिन बहुत अच्छी किताब कभी मैंने खरीदी रही होगी, अब तो याद भी नहीं कहाँ खरीदी थी। पंकज दीक्षित की एक किताब है उपनिषदों में क्या है, हाँ 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 हाँ। और ये किताब मैंने बहुत दिलचस्पी से पढ़ी और 100-125 पेज की कुल किताब है, लेकिन वो आपको भीतर से इतना समृद्ध करती है और आप जानते ही नहीं है कि उपनिषदों के बारे में। ऐसा लगता है उसको पढ़ने के बाद कि हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। क्या बात जी। आप लोगों को रेकमेंड करेंगे कि इस किताब को जरूर पढ़ें? ये बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ। हमने इस बीच में अगर रामायण और महाभारत को नए संदर्भों में देखा है, जी। जिस कथा को हम जानते हैं उस कथा के अगर आप सोशल मीडिया ट्रेवल करते हैं और आराम उसकी टिप्पणियों को पढ़ रहे हो, तो ये मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि महाभारत और रामायण के संवादों को अपने आप देखने वाले लोग वर्तमान संदर्भों में परिभाषित कर रहे हैं। जी जी। किसी भी रचना का सबसे बड़ा अवदान यही है। हाँ 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 हाँ। अगर वो एक दूसरे कालखंड में भी लोगों को उस समय के संदर्भों के हिसाब से भी उपयोगी लगे तो शायद इसी को कालजयी रचना कहते हैं। जी जी जी। तो इसी तरह से अगर हम इसी माइथोलॉजिकल आख्यानों को देखते सुनते हुए अपने इन पुराने ग्रंथों के बारे में, वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में जानकारी कभी भी खराब नहीं होती। और खास तौर पर ये तो मानव कल्याण के लिए रचे गए ग्रंथ थे, तो इसको पढ़ना एक सुखकारी अनुभव है। जी 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 जी। फली एस नरीमन की किताब बिफोर मेमोरी फेड्स, ये भी मैंने बहुत पहले मंगाई थी ऑनलाइन, हाँ हाँ हाँ। और गजब किताब है। इस अर्थ में ये किताब है कि इमरजेंसी के पहले और उसके आसपास ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना मेरा शौक रहा है। जी जी जी। और खास तौर पर ऐसी बायोग्राफीज जिसमें कि उस समय के पर्दे के पीछे के राजनीतिक घटनाक्रम का ब्यौरा हो, जी। ये मुझे हमेशा से बहुत रोचक लगता है। तो ये किताब इन दिनों अभी मैंने खत्म की है। क्या बात और है, क्या ये बात है। बहुत ही अच्छी किताब है, जिनको भी ये हाथ लगे इसको पढ़ना चाहिए। जी 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 जी। कुछ मैंने वेब सीरीज देखी, हाँ 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 हाँ। जी ये जी। भी मैं नहीं देख पाता था। हाँ। पंचायत वेब सीरीज अभी देखी,
फैमिली मैन देखा। तो मैं समझता हूँ कि शुक्रिया कोरोना, उसने बहुत सारे स्थगित काम करा जी लिए। जी 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 जी, ये तो दूसरा पहलू है। कोरोना को ना कहा जाए, लॉकडाउन को कहा जाए। शुक्रिया कि इसी बहाने कुछ सकारात्मक कार्य भी हुए। सर, हम आपके विद्यार्थियों के लिए कुछ बात जानना चाहेंगे। इस समय चूंकि विश्वविद्यालय की कक्षाएं नहीं चल रही हैं, ये दौर होता था परीक्षा का, ये समय अब परीक्षाएं खत्म होने का समय हो रहा होता अगर नॉर्मल सब कुछ रहता तो। ऐसे में परीक्षाएं टली हैं, उनकी चिंताएं बढ़ी हैं और उम्मीद की जाती है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो परीक्षाएं भी होंगी। कैसे वो विद्यार्थी जिनको परीक्षा देना है या जिनकी ज्ञान पिपासा अभी नहीं पूरी हो पा रही है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? कैसे वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें? देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में लॉकडाउन से पहले तक स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं चल रही जी। और सेमेस्टर सिस्टम वाले जो पीजी कोर्सेज हैं, इनकी पढ़ाई चल रही थी। तो परीक्षाएं तो खैर स्थगित हैं और वो यूजीसी केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देश के अनुरूप जब भी लॉकडाउन के बाद ऐसी स्थितियां होंगी तो उन परीक्षाओं को संपादित किया जाएगा। जी। जो सेमेस्टर की पढ़ाई चल रही थी, जो लॉकडाउन से बाधित हो गई, उसके लिए हालांकि ये कुलाधिपति महोदया ने भी निर्देश जारी किया था और यूजीसी ने भी निर्देश जारी किया था। तो हमारे विश्वविद्यालय ने भी अपनी वेबसाइट पर सभी शिक्षकों से ये आग्रह किया, एक विशेष पेज बनाया, मैं ही उस पेज का संयोजक था। जी जी। और हम लोगों ने एक ई पाठशाला का पेज बनाया। हमने अपने सभी अध्यापकों से इस बात का अनुरोध किया कि वो अपने पाठ्यक्रम से संबंधित जो ई कंटेंट है, हाँ हाँ, वो पीडीएफ की शक्ल में भी हो सकता है, वर्ड फाइल की शक्ल में भी हो सकता है, वो ऑडियो लेक्चर या वीडियो लेक्चर के रूप में भी हो सकता है, इसको उपलब्ध कराएं। और आपसे ये शेयर करते हुए हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने शायद सबसे ज्यादा समृद्ध इस मामले में योगदान किया, जिसकी प्रदेश स्तर पर भी प्रशंसा हुई। जी जी जी। हम लोगों ने 2600 से ज्यादा 2600 से ज्यादा ई कंटेंट विद्यार्थियों के लिए हमारे 261 शिक्षकों ने उस पर रखे। जी जी जी। और इस पेज को अब तक 1 लाख से ज्यादा बार हिट किया जा चुका है। इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग अपने जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया था, उस उद्देश्य में भी ये पेज सफल रहा है। जी, 1 लाख पेज हिट्स का मतलब है कि लोगों ने इसको, विद्यार्थियों ने इसको बार बार देखा है और इसका उपयोग किया है। हमारे पास उनके मेल्स के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए फीडबैक भी आते हैं। जी 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 जी। तो विद्यार्थियों के लिए जो ज्ञान पिपासा या उनके अध्ययन की जिज्ञासा से संबंधित हम लोगों ने दायित्व की यथासंभव पूर्ति की है। जी। क्लासरूम स्टडी का ये विकल्प भले न हो, हाँ। लेकिन हम लोगों ने काफी हद तक इसको कट किया है और पाठ्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं। जी। अब अगर विद्यार्थी को सीधे परीक्षा में भी जाने का अवसर मिले तो उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जी, बहुत अच्छी जानकारी रही है। विद्यार्थी जो भी पढ़ना चाहते हों, वो तैयारी के लिए उनकी बाधित नहीं होगी उनकी तैयारी। ये ई पाठशाला के माध्यम से वो अपनी तैयारी को काफी हद तक पूरी कर सकते हैं और जब भी परीक्षाएं हों आप उसमें सफल हो सकते हैं। हर्ष जी, चलते चलते क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं से आप? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमारा इतिहास, मनुष्यता का इतिहास या और मानव जाति का इतिहास सिर्फ एक पहिए पर आगे बढ़ा है, उम्मीदों और आशाओं के। जी जी। किसी भी परिस्थिति में हमने उम्मीद और आशा का दामन नहीं छोड़ा है। ये आशा बलवती रखने की जरूरत है। ये कठिन दौर जरूर है, लेकिन मनुष्यता अपने इतिहास में इससे भी कठिन कठिन चुनौतियों को पार करती रही है। आप कल्पना कीजिए, ये तो एक अदृश्य शत्रु है। जी जी। लेकिन हमने 2 विश्व युद्ध देखे हैं। हर रोज इससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों को मरते देखा है। शहरों को परमाणु हमले से इतना ध्वस्त होते देखा है जिसका खामियाजा आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक ने उठाया, जी विकलांगता के दंश के साथ। जी जी जी। हमने इससे खराब दौर देखा है। हम तब भी जीते, हम तब भी आगे बढ़े और इस बार भी हम शर्त ही आगे बढ़े। क्या बात। इसी सकारात्मक मोड़ पे हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इतनी अच्छी बातें बताई और इतनी सकारात्मक ऊर्जा आपने पैदा की है। निश्चित रूप से कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा, ये उम्मीद करते हैं, बल्कि कहें कि पूरी मानवता जीतेगी। इस उम्मीद के साथ आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा के साथ इस बातचीत के साथ ही हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः हम एक नए अंक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कहाँ से आया
कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे